सारा सिस्टम बना है औरतों के कंधों पे, मगर लीडरशिप पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है. यू आर पिजन होल्ड बेस्ड ऑन अदर आइडेंटिटीज एंड एक्सपेक्टेड टू बी और थॉट ऑफ एज द वॉइस ऑफ दैट आइडेंटिटी दैट अदर पीपल आर अप्लाइंग टू यू. आप इंडिविजुअल्स को ब्लेम नहीं कर सकते अगर सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो इतना हार्ड कर देता है एक औरत के लिए टू गो थ्रू हर लाइफ एंड स्टे अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स. आई थिंक नॉट ड्रीमिंग, नॉट बीइंग एबल टू ड्रीम also keeps us holding ourselves back. Hello, Salam and Namaskar. Welcome to another episode of Women We Are. यहाँ पर हम बात करते हैं कहानियों की और ऐसे शख्सियतों की जिन्होंने कुछ चेंज लाकर बताया है दुनिया में. हमारे सीरीज़ कॉन्स्टेंटली फोकस करते हैं ख़वातीन की हौसला अफजाई पर, उनको एजुकेट करने पर और उनको बाइख्तियार बनाने पर. अगर आपने सारे हमारे एपिसोड्स देखे हैं तो आपको लगेगा कि देयर इज़ अ कॉमन थीम रनिंग अक्रॉस ऑल द एपिसोड्स विद आवर गेस्ट्स. टुडेज गेस्ट इज़ वन सच पर्सन, एन एग्जेम्पलरी पर्सन जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा इम्पैक्ट बताया है. बट अलॉन्ग विद दैट what we have seen is some professions create success immediately. मतलब कामयाबी एकदम प्रोफेशन में कामयाबी जुड़ी होती है साथ में. कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो असर और रसूख के दे ऑपरेट फ्रॉम सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस. बट द रेयरेस्ट सबसे नायाब ऐसे लीडर्स होते हैं जो सिस्टम्स शेप करते हैं और हज़ारों करोड़ों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं. शायद उनका असर अभी नहीं नज़र आए, पर मे बी डाउन द ईयर्स अक्रॉस सेंचुरीज वी विल बी सीइंग देम. आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रूहा शादाब, who is a physician, a public policy expert, a global strategy leader, जिनका काम स्पैन करता है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि मैकिन्सी एंड कंपनी, पढ़ाई इनकी हार्वर्ड, येल, गेट्स फाउंडेशन, नीति आयोग, मतलब काफ़ी सारी लंबी लिस्ट लगी है. पर इस सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स के बाद जो एक सवाल उठता है जो औरतों को, ख़वातीन को हमेशा कोई ना कोई जगह पर इम्पैक्ट करता है. आज की औरत यूनिवर्सिटी एंटर करती है, बोर्ड रूम्स एंटर करती है, वर्क प्लेसेस एंटर करती है और नंबर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं. पर अगर हम लीडरशिप टेबल्स पर देखें, बोर्ड रूम्स में देखें, पॉलिसी स्पेसेस में देखें, इन्फ्लुएंसिंग स्पेसेस में देखें, सिस्टम्स में देखें, तो वहाँ पर एक कमी हमको नज़र आती है. वहाँ पर women are still missing. इनका ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय जो इस पर काम कर रही हैं वो इन्हीं मरहलों के ऊपर काम कर रही हैं. लेड बाय के थ्रू इन्होंने काफ़ी काम किया है जहाँ पर दे आर women who are navigating ambition, identity, workplace culture, biases, safety and economic mobility. आज का जो हमारी बातचीत है, हमारा जो कन्वर्सेशन है, ये सारा इन चीज़ों के बारे में है. इट इज़ अबाउट लीडरशिप, इट इज़ अबाउट पावर, इट इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशनल कल्चर एंड द इनविजिबल बैरियर्स दैट women continue to face even at the highest levels. Welcome Ruha to Women We Are series. Thank you so much for having me, Rupina Baji. क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. रूहा, आपने काफ़ी सारा काम किया है, पर ये सारे हार्वर्ड, मैकेंजी, बड़े बड़े नाम जुड़े हैं आपके साथ और ग्लोबल लीडरशिप स्पेसेस आपके साथ जुड़े हैं. पर रूहा शादाब इस सब के पहले क्या थी? मतलब छोटी बच्ची जब थी रूहा. काफ़ी सिमिलर. तो मेरी पैदाइश सऊदी अरेबिया में हुई थी एंड माई फैमिली इज़ फ्रॉम अलीगढ़. अब्बा डॉक्टर हैं, अम्मा की शादी 17 साल की उम्र पे हो गई थी और फिर वो एक छोटे से शहर, खैर अलीगढ़ छोटा तो नहीं है मगर दिल्ली के बराबर, तो अलीगढ़ से फिर वो शिफ्ट हो गई थी सऊदी, बहुत ही छोटे से शहर में. एंड मेरी पैदाइशी वहाँ हुई. आई एम द मिडिल चाइल्ड. मेरा एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और मुझे अभी तक याद है, पता नहीं क्यों, मैं 6 साल की थी और एक डिनर पार्टी हो रही थी घर पे एंड एक अंकल मुझसे पूछते हैं कि रूहा तुम्हारा क्या विश है बड़े होके? एंड इवन एज 6 years old I said world peace. I think I watched too many Miss Universe competitions and वहाँ पे वो जब मॉडल एंड में बोलती है कि इसको world peace चाहिए. But I don't know where I got influenced or where I came up with that. But
there was a very strong inclination towards doing something for social good, for helping people. And जैसे मैंने बोला, अब्बा डॉक्टर हैं, हम एक हॉस्पिटल कॉम्पाउंड में रहते थे, तो बेसिकली सबके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे और हम हॉस्पिटल के राइट नेक्स्ट टू रहते थे, तो दैट वाज आल्सो अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर. सो दैट्स जस्ट हु आई हैव बीन एज अ चाइल्ड. फिर हम लेट 1990s में इंडिया शिफ्ट हो गए थे, एंड वहाँ की जर्नी सऊदी की जर्नी से बहुत डिफरेंट थी. आई थिंक जब मैं सऊदी में थी, मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मुस्लिम होना इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री वर्सेस मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री कितना डिफरेंट हो सकता है. तो सऊदी वाज वंडरफुल. रमज़ान के वक्त ऑफिस स्कूल सबकी टाइमिंग्स बदल जाती थी. नमाज के ब्रेक्स तो ऑब्वियसली होते थे कॉन्स्टेंटली. वीकेंड्स भी थर्सडे फ्राइडे होते थे. एंड जब हम फिर इंडिया शिफ्ट हुए, आई स्टिल रिमेंबर द डेट. इट वाज October 18th एंड इट वाज द डे ऑफ दिवाली. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा जा रही थी, आई सॉ ऑल ऑफ दीज houses decked in lights, kids bursting firecrackers, and immediately I thought my best friends in Saudi were Rachna and Vrinda, and I was like, उन्होंने तो कभी दिवाली ऐसे मनाई नहीं सऊदी में. And in fact उनके पास तो पूजा घर भी नहीं था. All they had was a calendar with Hindu gods and goddesses, क्योंकि अब idols ला नहीं सकते सऊदी के अंदर. Anyway, very quickly I realized what it is to be a minority in our own country and what it is to experience that. So that shaped my journey into the institutions that you talk about, but those were my early days. It's a powerful influence on living in a majoritarian state, and then you become the minority in a state. So you've मतलब दोनों experience, दोनों तजुर्बे आपकी personality को shape किए हैं, जहाँ पर से ख्यालात अलग किस्म के निकलते हैं. तो आप अपनी जर्नी मेडिसिन में शुरू किए. आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, पर आपने अपना विजन जो है, अपनी सोच उसके आगे एक्सपैंड किया. आपने सिर्फ एक प्रैक्टिस, एक कोई क्लिनिक शुरू करके या हॉस्पिटल में काम करके वैसे नहीं की. आपने हेल्थ केयर को पॉलिसी और सिस्टम्स लीडरशिप पर लेके गए हैं. ये चेंज कैसे आया रूहा? मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से की है दिल्ली में, एंड इट्स अ ग्रेट कॉलेज. आई लव्ड क्लिनिकल मेडिसिन. मगर जब हमारी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी और क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी शुरू हो गई थी, तो हम अस्पताल जाते थे. एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू लर्न एज अ जूनियर रेजिडेंट और एज अ मेडिकल इंटर्न इज टू मेक दिस वन पर्टिकुलर अनाउंसमेंट. और मैं जिस हॉस्पिटल में थी, इसका गायनोकोलॉजी विंग, ऑब्स्टेट्रिक्स विंग बहुत बड़ा था. इट वाज अ वुमेन्स हॉस्पिटल एक्चुअली. सो द अनाउंसमेंट दैट यू लर्न टू मेक इज I'll say it now. It's suppose the patient is a female patient called Lata. You will learn to say, Lata के पति रवि लेबर रूम नंबर 4 में आए. Lata के पति रवि लेबर रूम नंबर 4 में आए. And the reason you memorized how to make these announcements on the PA system is, despite us being a top government medical college and government hospital, you are dependent on the patient's families to at the last minute go and run and get some test. कोई मेडिसिन नहीं है हमारे अस्पताल में, तो फिर भाई बहन somebody has to go and run and get that, or take the patient and get a test done जो है नहीं अस्पताल में. And दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी तो आपको पता ही है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में there's never any space because it is just full of patients' families. And मैं निकलती थी एक एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर से, एंड जब मैं कॉरिडोर्स में आती थी, दिल्ली की गर्मी हो या सर्दी हो, हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स की फैमिलीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं, एंड वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए सिर्फ और सिर्फ अपने एक फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करने के लिए. एंड दैट वाज वेरी मूविंग फॉर मी कि डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड हॉस्पिटल, सच अ गुड मेडिकल सेंटर, we are still very resource constrained, and we are so dependent on patient families to make good healthcare delivery possible. तो इससे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा क्लिनिकल मेडिसिन से फिर हेल्थ सिस्टम्स की तरफ जाने लगा. एंड आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू डू मोर वर्क इन नॉट सॉल्विंग ईच पेशेंट एट अ टाइम, बट जस्ट सॉल्विंग द सिस्टम, ताकि अगेन टू योर पॉइंट कि मिलियंस एंड करोड़ों की तादाद में आई एम एबल टू क्रिएट सम इम्पैक्ट.
That's very interesting what you've said, and it's also very perceptive. मतलब आपने सिर्फ वो एक मरीज को, एक मरीज़ा को नहीं देखा, पर उसके पीछे उसका सिस्टम क्या काम कर रहा है और लोगों को किस तरीके का सपोर्ट करना चाहिए. जब एक घर में एक कोई मरीज़ होता है तो उसके पीछे का सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, या हम डिपेंडेंट है, हेल्थ सिस्टम डिपेंडेंट है उसकी फैमिली के ऊपर. मतलब at a young age it's very perceptive, really. Hats off to you for thinking of it in that way, looking beyond what is there in the front. I think that's the beauty of it. Yeah. Really. There's another angle to the story, which one was my own internal realization, but what solidified that? And that was very interesting. So ठीक है, I felt this feeling, and एक subject होता है MBBS में, उसको कहते हैं PSM, Preventive and Social Medicine, Community Medicine आप समझ लीजिए. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली MBBS 5.5 साल का कोर्स है. 3 साल के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. सो मोर देन सर्जरी, मेडिसिन विच आर 1.5 ईयर लॉन्ग कोर्सेज, कम्युनिटी मेडिसिन 3.5 साल का कोर्स होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इट, एंड इट मेक्स सेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर कम्युनिटी मेडिसिन के लेवल पे ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं. खैर, सो I'm noticing all these patient families, and I'm like, I want to do something more in health systems. And there is a subject called preventive and social medicine. एक नए प्रोफेसर आए थे, नए HOD आए थे, and इसी डिपार्टमेंट के. And when I started feeling like I wanted to do something in this space, I wanted to talk to the professor, and I literally just walked into his office one day saying, बचानी सर, मुझे इस टॉपिक पे कुछ करना है. I'm passionate about it. And he was very receptive, and he's like, sure, let's figure out a research project you can do. And he was really my first mentor of any sort, academic or professionally. And I think if he had not been supportive, not been helpful, I might have been like, छोड़ो, clinical medicine ही करते हैं. But the fact that somebody actually spent their time to nurture this passion and this flame that I was sensing in myself, I think really solidified. Yeah, I get the feeling that there is a mentor who's required. मतलब एक young दिमाग है, impressionable दिमाग है, जिस पे असर आ रहे हैं. और मेरे को ये भी नहीं पता था कि 3.5 साल आप लोग community and social medicine करते हैं. तो शायद आजकल के डॉक्टर्स को ज़्यादा फोकस उस पे करना चाहिए in terms of community medicine and social medicine, what it means. And you have focused on that. Really brilliant, I feel. But beyond that, do you remember, I'm sure you remember, your days at Harvard or McKinsey? What felt exciting, and कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको एक्साइट करती थी हर सुबह के भाई आज जाके ये करना है, और कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जिससे आपको एक शायद थोड़ा सा नर्वसनेस या डर महसूस होता था, क्योंकि मुल्क के बाहर है, नए मुल्क में है, नॉट इवन इट्स नॉट इवन आउटसाइड जस्ट इंडिया में, दूसरे सिटी में. आप तो 7 समंदर पार चले गई हमारी बच्ची. It was actually very interesting, क्योंकि I think maybe a lot of the audience can also resonate कि हम बहुत अमेरिकन टीवी देखते हैं इंडिया में. Like a lot of the English shows that we watch are all American. Music जो हम सुनते हैं, English music is often American. So I felt like मुझे अमेरिका पता है, ठीक है, हमने कितना कुछ देखा है, इतना कुछ टीवी शो देखे. So it did not feel alien to me at all. So there was no fear. But what was interesting was I went there thinking this is familiar. But I realized for the people over there, I was not familiar. So we know so much more about America, and Americans know so little about us. So that was the part that was hard to navigate. So for example, I didn't realize that every time I would speak up in class at Harvard, I was not being listened to as this Ruha Shadab who is the makeup of XYZ things. I was the South Asian, or I was the brown girl, or I was the Indian girl, or I was the Muslim girl, or I was the heterosexual person based on my sexuality. So you are pigeonholed based on other identities and expected to be or thought of as the voice of that identity that other people are applying to you. So that was very interesting for me when I got there. That's an interesting observation, Ruha. So
how do we make that switch? Because आजकल अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी आइडेंटिटी को देखकर लोग मतलब शुरू से ही कुछ परसेप्शन आ जाता है दिमाग में कि भाई ये आपने जैसे बताया कि साउथ एशियन है, वुमन है, मुस्लिम है, इंडियन है, व्हाटएवर, ब्राउन गर्ल है. पर हाउ वो जो स्विच जो हुआ जब उन्होंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी, आपके इंटेलेक्ट के बात सुनी, तो वो स्विच मतलब कैसा था वो that entire period of switching? Did you feel that you had to prove yourself constantly? You were under pressure or? I didn't feel like I had to prove myself, but I think I had to become more sure of myself and more comfortable. And one of my favorite quotes ever is Gandhiji, Satyamev Jayate, the truth shall prevail. And honestly, at my hardest times, I go back to that. My father did his MBBS from Sevagram, so from Mahatma Gandhi's ashram, and he had instilled a lot of Gandhism and Gandhi philosophy in me. And the way I connect this to this is, suppose I said something in class and there's so many instances of where like people not misunderstood, they just like assumed I was anti-X, whatever topic X is. And they assume that because they've only heard me speak once and they did not hear my opinion on X, they just assumed ye Indian hai to iski opinion anti-X hogi. But then I told myself the truth shall prevail. My personality, my opinions eventually will be understood by the other people. So you just need to give it time and stay true to yourself. It's easier said than done, but I think it's a very good exercise in building self-confidence and even questioning yourself, what do I stand for? Do I know what I stand for? And then vocalizing that. See, along with, you've said something very close to my heart, which is truth shall prevail. But along with that truth and prevailing, there is a huge amount of patience, sabr, which goes into it. So one needs to have that, and I feel that you're an epitome of that. Where as you sit here and talk, I'm just thinking, truth is there, honesty is there, but along with that, patience, which is such a great virtue to have. Yeah, but I don't think my parents would agree. They don't think so. I think you can be. Parents don't agree on anything, Ruha. But I think I feel an impatience to do stuff. But I'm strategic enough to realize that to achieve the impact I want to achieve, I need to have patience. So for example, at Led By, one of the programs that we run is for women who have already started work, but to accelerate their career, to help them get that next promotion and become a leader faster. Because I am impatient and I want more Muslim women in leadership roles in India now. So that is literally diving into my impatience, but also recognizing that to be able to set up a system and an organization that will outlast me and be sustainable, I need to come at it with the virtue of patience. Yeah. It's a hard thing to actually navigate between this, what our nature says, we need it quickly, we needed it yesterday, ye to kal hona chahiye tha, but we know it's not going to happen, so patience is the only thing. I mean, coming from my experience, I'll just say that patience really wins wars. It really wins wars. I like the phrase that the Gates Foundation uses, which is one of the largest donor agencies on the planet, donates up to $9 billion a year on global health and gender work. उनका quotation है कि we are impatient optimists. And I like that phrasing a lot as well. We are optimistic that we can change the world and we want to change it sooner. So we are impatient optimists. Yeah, it's nice. It's nice. Lot of learning in that. तो तालीम एजुकेशन को लेकर उस पर एक सवाल है मेरा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब the number of women who are getting higher education, जो आगे पढ़ रही हैं, कॉलेज एंड बियॉन्ड जो पढ़ रही हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है. पर हमको फिर भी महसूस होता है कि बोर्ड रूम्स में उनकी कमी है, पॉलिसी टेबल्स पर उनकी कमी है, या सीनियर पोजीशन, लीडरशिप पोजीशंस में उनकी कमी है, यहाँ तक कि इन्वेस्टर रूम्स में उनकी कमी है, जहाँ पर बिजनेस पिचेस हो रहे हैं, वहाँ पर हमारी ख़वातीन आगे नहीं आ रही हैं. तो क्या लगता है आपको, ये कहाँ जा रही हैं सारी ख़वातीन जो एजुकेट हो रही हैं? What is your thought on that? आपका क्या सोच है? There are lots of reasons for that, and I'll just put it in numbers. जैसे healthcare में, for example,
एंड हेल्थ केयर इज़ वेरी यूनिक क्योंकि हेल्थ केयर काफ़ी लाइक विमेन डोमिनेटेड सेक्टर है, और हेल्थ केयर का जो एंट्री लेवल वर्कफोर्स होता है, थिंक ऑफ आशास जो है हमारी, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, सो they who are doing a lot of frontline work, it's almost like 80-85% women workforce होता है health care का base में, मगर by the time you get to the top it's less than 5%, which is very striking कि पूरा system बना है औरतों के कंधों पे, मगर लीडरशिप पे representation नहीं है। जो 50% होना चाहिए representation, actually तो 80-85 होना चाहिए all the way through, but अगर 50 भी आप देखना चाहते वो 5% है globally। अब ये क्यों हो रहा है? There are many reasons for this. I think it's also the system, and I will start with the system as you noticed, मुझे I care about systems a lot, and आप individuals को blame नहीं कर सकते अगर system ही ऐसा बना है कि वो इतना hard कर देता है एक औरत के लिए to go through her life and stay a part of the workforce. And my big challenge is we live in a capitalist society. हमें we need to consume more. लोगों को और खरीदना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे, एंड वो पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि औरतें बच्चे प्रोड्यूस करती हैं। सो वी आर सो कोर टू हेल्पिंग आवर सोसाइटी कीप गोइंग, मगर हमने सोसाइटी बनाई ऐसी है कि फॉर अ वुमन टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन, कमिंग बैक टू द वर्क फोर्स, वी हैव नॉट मेड इट ईजी एट ऑल। सो द सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डूइंग दैट। I have so many brilliant women जो पढ़ाई करती हैं, and then if she takes time out to raise her family and wants to come back to the workforce, we think वो आपके जो 2-3 साल आपने काम नहीं किया, it's a big black mark, big negative point, and there's no way to let them re-enter the workforce. So ये जो natural breaks होते हैं एक career में for a woman, do we have systems in place to support that? And this is very much a policy, a very much a society aspect. You can't blame the woman ki, like, what do you expect her to do? To have a baby and be back at the office the next day? So there's that. Systems need to change. We should be talking about this. मगर थोड़े लोगों के महसूस होगा या फील होगा कि ये बहुत मुश्किल है, हम तो कुछ सिस्टम्स के बारे में कर नहीं सकते, मैं क्या करूँ रूहा, लाइक अगर मेरे पास सिर्फ अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, what can I do? And we see a couple of things वहाँ पे भी कि आपने पढ़ाई कर ली है, and थोड़े लोग कहते हैं कि वो पढ़ाई आपके जॉब के CV के लिए नहीं, आपके मैरिज के बायोडाटा के लिए आप कर रहे हो। But you should ask yourself truly कि are you studying to become employed or just studying for the sake of getting one bullet point on your marriage biodata? But there are a couple of challenges over there, and I speak mostly from the community that you and I belong to. And उसमें ना visibility बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप देखते नहीं हो कि आपके सराउंडिंग में लोग काम कर रहे हैं, आपके जैसे लोग, आपके जैसे नाम आपको नहीं दिख रहे हैं, you're not inspired to do that. And I want to share a story over here with you, Rubina Baji. मेरी अम्मा अलीगढ़ से हैं। उनकी शादी 17 साल पे हो गई थी। उन्होंने स्कूल नहीं ख़त्म किया था, हाई स्कूल नहीं ख़त्म किया था। शादी होके फिर वो सऊदी मूव हो गई। 3 बच्चे हुए, जैसे मैंने बताया, मेरे 2 भाई और मैं। एक दिन हम लोग स्कूल में थे, अम्मा गई ग्रोसरी शॉप, लुलु हाइपर मार्केट था वहाँ पे, जो हम सब वाकिफ़ होंगे, और उन्होंने वहाँ पे एक कंपटीशन का साइन देखा, चेस कंपटीशन था, विमेंस चेस कंपटीशन। और अम्मा को चेस खेलना आता था, उनके भाई लोगों ने उनको सिखाया हुआ था बचपन में। She signed up for the competition and she ended up winning the competition that year, the women's chess competition. Not 1 year, not 2 years, 3 years in a row. And 3rd year में जो male winner था chess competition का, he challenged Amma. So there was like a battle of the sexes, man versus women chess competition, and Amma checkmated him in 4 moves. Brilliant. And then they shut down the women's chess competition after that. They shut down the competition? जी हाँ. And I saw this story play out, right? I was in primary school, and I thought it was like almost a funny story कि लोग अम्मा is so cool and ha competition बंद हो गया. But as I thought more about it, as I grew into my 20s, I started working, I realized this story has a much more somber lesson to it कि
अम्मा के पास इतना पोटेंशियल और इतना इंटेलेक्ट था और उन्होंने कभी हाई स्कूल भी नहीं ख़त्म किया. अब्बा encouraged her कि go take your exams, but she didn't see the point. So it's not that अम्मा ने अपने ड्रीम्स अचीव नहीं किए. She didn't even dream of doing the kind of education and employment she had the full potential to do. And I think अम्मा की जो स्टोरी है वो ऐसे नहीं कि 70s 80s में लोगों की कहानी थी और अब ऐसा नहीं होता. I think it's still very prevalent in our community, and I think not dreaming, not being able to dream also keeps us holding ourselves back. I mean, I'm absolutely blown by what you told me, and the last bit about the chess part is really stuck to my heart. पर यहाँ पे हमारे सारे जो गेस्ट आते हैं ना रूहा, वो सेम बात करते हैं in terms of social, कि सिस्टम्स क्या रेडी हैं हमारे लिए. वुमेन एंड हर बायोलॉजिकल क्लॉक, के मतलब शादी होना है, बच्चे होना है, ब्रेक होता है, वापस नहीं जाते हैं. तो यही कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, मतलब सालों से चेंज नहीं हुए हैं. तो हम लोग को वी रियली नीड टू बी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू आर डूइंग समथिंग अबाउट दैट. और यू गॉट दैट स्पॉट ऑन. द लेड बाय का जो आपने विजन एक डाला है, यू हैव पिक्ड इट सो ब्यूटिफुली, आई फील. What you have, I will come to Led By now. मतलब Led By आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बात करेंगे कि उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था और Led By करता क्या है, उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो. जी, सो Led By का पर्पस है कि इंडिया अभी 2047 में हमारे 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, एंड हमारे पास बिग प्लान्स हैं कि व्हाट आवर कंट्री विल लुक लाइक. I, through Led By, want to support us Muslim women to play a central role in that story. And हमारे 2 North Stars हैं Led By के, कि एक तो the number of Muslim women in India's workforce, वो number को बढ़ाएं, मगर maybe what I care about even more is कि leadership roles में Muslim women ज़्यादा दिखें. And that's really something that exemplifies what Led By was able to do. So इस साल के रिपब्लिक डे 26 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा था about Muslim businesses. So it was about minority businesses solving minority issues and challenges. Modest wear, XYZ things, Nikah Forever, all of these minority focused businesses. The article was written by a fantastic journalist, young journalist, Ismat Ara, who is a graduate of Led By from 2020. The front page had a photo of a Led By Foundation in-person class. It started with a quotation of mine, and the next entrepreneur that was interviewed and quoted was also a Led By graduate. And this is the kind of change that we are creating. I think being able to have just a positive, productive, supporting India's economic growth while being true to our own values, solving for our own challenges, coming on the front page of one of India's largest English dailies is the work that we are trying to do. So increasing and supporting the number of Muslim women in the workforce, but also increasing their visibility, especially in leadership, is what we are trying to do. You know, that take जो आपने बताया कि इंडिया 100 साल होने वाले हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, और हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम ख़वातीन कहाँ पर हैं और उनको हमको कहाँ पर लेके जाना है, वो काम Led By कर रहा है, करेक्ट. बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सिर्फ दिखे नहीं, सुने भी जाएं. People listen to us. As intelligent women, as women of intellect in leadership positions, in policy making, people not just seen visibly as Muslim women, but also heard, I feel. That's a large part of what you're doing. And congratulations on getting that front page out. Really, I got goosebumps when you said it. Honestly, it's such a big victory to have. Such a big victory. आपके experience में ऑर्गेनाइजेशंस जो आजकल काम करते हैं, व्हाट आर दे फेलिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वुमेन एंड लीडरशिप? कहाँ पर उनसे भूल चूक हो रही है कि वुमेन एंड लीडरशिप पोटेंशियल समझने में? I think there are a lot of very good organizations doing work on gender in India now. And जब हमने Led By शुरू किया था 2019 में,
मैंने 6 महीने तो सिर्फ एक 80 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा था कि इंडिया में हो क्या रहा है जेंडर इंस्टीट्यूट्स के साथ, इकोनॉमिक लाइवलीहुड, लीडरशिप वर्क, मुस्लिम वुमेन, सो ऑल ऑफ दीज थीमेटिक वर्ड्स पे मैंने असेसमेंट किया था, एंड देयर वाज वेरी लिटिल. But even in the last 6-7 years, the number of books that have come out on this topic, the number of institutes that have come up on women, leadership, Muslim women, has been a lot. So I think there's a lot of good work being done. I think there is more to be done in partnership. I think I'm saying the word systems too many times, but systems को shape करना to come together, like the work you are doing, the work I am doing. We have an email exchange going on right now कि हम सफा और लेडबाई के साथ क्या-क्या कर सकते हैं. I think getting like-minded people who are doing similar work so that the sum of our work is greater than the individual parts, right? So 2 + 2 4 ना हो, 2 + 2 20 25 बन जाए by us bringing our power together. So I think that is what is something we could focus on. And I think women inherently, औरतों में ज़्यादा जल्दी partnerships और collaborations होते हैं. So sometimes I feel the barriers also, I mean, we do align on a lot of issues. And then we are also open to sort of exploring work together for greater impact. जो मैं बात कर रही हूँ रूहा आपसे, तो मुझे लग रहा है कि it's all about the power. जो ताकत हमें ख़वातीन में, लेडीज़ में होती है, और चेंज लाने का जो एक हमारे में पोटेंशियल होता है, और सोसाइटी को देखते हुए, ना कि सिर्फ हम अपने आप को, हम बच्चों को देख रहे हैं, फैमिलीज़ देख रहे हैं, पर बाहर सोसाइटीज़ में हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है इसमें कि सोसाइटी में चेंज देखना चाहती हैं. कि मतलब छोटी सी चीज़, अगर आप रोड पर चल रहे हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है, हमारी बच्चियों की हिफाजत नहीं है, तो वो औरत घर जाकर उसके बारे में कुछ करेगी. So, can you talk about the infinite potential that we hold within us? Yeah. I mean, that's so true. I think about it even from Amma's point of view, right? Amma then made sure that her daughter dreams and achieves all of those dreams, right? MBBS की पढ़ाई, मैंने UPSC का इंटरव्यू भी दिया था, हार्वर्ड की पढ़ाई, अम्मा के सपोर्ट के बिना वो नहीं पॉसिबल होता. So I really think almost all the change that comes to society comes through mothers being that inflection point. And we as women hold so much power to be able to bring change. And I feel that in India, we are a population of 100 million Muslim women. हम दुनिया की 3rd largest Muslim population है. मतलब पाकिस्तान के साथ एक 19-20 का फ़र्क है honestly. तो by some metrics, maybe 2nd largest Muslim population. 10.2% of the world's Muslims live in India. Half of them then being Muslim women. There is so much potential, and I really, really, really believe कि जो हम इंडिया के लिए चाहते हैं, जो प्रोग्रेस हम चाहते हैं, जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं, वो बिना मुस्लिम वुमेन की पोटेंशियल को टैप किए हुए वो नहीं हासिल हो सकता है. And there's so much potential over here. I see that so much at Led By. So मुझसे अक्सर अब पूछा जाता है कि रूहा, अब 6-7 साल हो गए हैं Led By को, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या बदला है मुस्लिम वुमेन की एस्पिरेशंस या इम्पैक्ट एट्सेट्रा. सो आई एम ऑफ्टन आस्क्ड नाउ कि Led By को अब 6-7 साल हो गए हैं, मुझे क्या डिफरेंस दिखा है हमारे कम्युनिटी में. एंड आई से दैट आई एम द वर्स्ट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे द एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ इंडियन सोसाइटी जो अब दिखता है, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, वो जस्ट इट्स सो प्रॉमिसिंग एंड सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी. Led By से अब 1200 मुस्लिम वुमेन ग्रेजुएट कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम से. Led By शुरू करने से पहले मैं शायद 2-4-5 मुस्लिम वुमेन के बारे में आपको बता सकती थी जो मेरे साथ या तो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में थे, राइट? नहीं थी मुस्लिम वुमेन मेरे इन्वायरमेंट्स में, इन दोज इंस्टीट्यूशंस दैट यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट. बट नाउ the list is like, I can list at least 1,200 Muslim women who I think are all exceptional leaders and role models to me. We have a lot of Muslim women who work as advisors. Many of them have been on this podcast as well. So there's so many absolutely wonderful, brilliant Muslim women out there, and I can see that
potential is bubbling up to the top. I'll give you an example. हमारी एक graduate थी, 2 साल पहले ZBY ज्वाइन किया. She was an engineer and she thought कि उसको research में और जाना है, तो थोड़ी confused थी कि क्या करूँ मैं लाइफ के साथ. एंड जो आप पहले भी बोल रही थी रुबीना बाजी की, लोग पढ़ाई कर देते हैं मगर फिर काम नहीं करते, वो ड्रॉप ऑफ क्या हो रहा है. एक कारण उसका ये होता है कि लोगों को पता नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं. तो शी वॉज इन दैट कन्फ्यूजन वाला स्टेटस. उसने ज्वाइन किया, 6 महीने का प्रोग्राम किया हमारे साथ. वर्चुअल प्रोग्राम होता है हमारा, एडवाइज़र से आप बात कर सकते हो. तो उस प्रोग्राम के बाद जस्ट बाद उसने एडवाइज़र से बात की कि मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये मैं एक पार्ट टाइम रिसर्च जॉब मिल रही है वो कर देती हूँ. तो एक 30,000 रुपये की जॉब उसको मिली, रिसर्च पार्ट टाइम. एंड वो एडवाइज़र के साथ थोड़ा क्लिक हो गया, तो वो 2-4 महीने बाद फिर से एडवाइज़र के पास गई. एंड शी सेड कि हाँ चल रहा है रिसर्च जॉब, मैं अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहती हूँ. एंड जैसे वो एडवाइज़र से बात करी थी, शी से एडवाइज़र ने उसको बोला कि मुझे लगता है, महर नाम था लड़की का, कि तुम एक्चुअली रिसर्च नहीं करना चाहती, तुम अपने हाथों के साथ कुछ करना चाहती हो. यू वांट टू बी एन इंजीनियर ऑन एन एक्चुअल वर्कशॉप. एंड महर वाज लाइक, हाँ एक्चुअली आई थिंक आपके बात में दम है, मैं जॉब ही नहीं जानती, हाँ क्या करूँ मैं. एडवाइज़र न्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो एक्चुअली रिक्रूट कर रही थी एक इंजीनियर एग्जैक्टली उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की महर ग्रेजुएट थी. तो आप देख रहे हो ना कि ZBY का नेटवर्क वर्क कैसे कर रहा है. महर अप्लाई कर देती है जॉब, नहीं मिलती उसको जॉब. जॉब वॉज फॉर एन इंजीनियर. महर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ पार्ट टाइम रिसर्च एक्सपीरियंस था. मगर महर ने ZBY के करिकुलम के थ्रू 2-4 चीज़ें सीख ली थी. नंबर 1 चीज़, अपनी खुद की वैल्यू. ठीक है. तो महर ने फिर HR को बोला कि समझ गई मैं कि आप फुल टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे वॉलंटियर दे दो 20,000 रुपये, और 3 महीने में आप देख लेना, अगर आपको नहीं लगता कि मैं फुल टाइम वर्दी नहीं हूँ फिर टाटा बाय बाय. सो महर नाउ हैड द कॉन्फिडेंस कि वो एक 30,000 की जॉब से नीचे गई है 20,000, बट शी न्यू हर वर्थ एंड हर वैल्यू. उसको फिर 3 महीने नहीं 2 महीने में ही फुल टाइम जॉब 1.5 लाख रुपए विद इक्विटी. एंड नाउ शी इज अ हिजाब वेयरिंग battery management system engineer at a top R&D facility in Bangalore. She is the only Muslim to Puja, only woman engineer in a team of 150 engineers in a San Francisco, India-based startup. Super. So that change that you see, she had that potential, right? She was the same person before ZBY, but that थोड़ा सा आप catalyst, अगर कैटालिटिक रोल प्ले कर सकते हैं, सही एडवाइजर, सही अपॉर्चुनिटी, थोड़ा कॉन्फिडेंस, amazing things are possible. I see the role of ZBY very critical in this, very strategic also. Along with that, also the girl Meher, who did manage to do that and who took a drop in her. I mean, she knew her worth. Exactly, she knew her worth. So I think also we underestimate ourselves. हमको हमारे में जितनी एक इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, पावर है, उसको हम लोग अंडर प्ले करते हैं. तो वो मतलब वो तो सालों से चले आ रहा है, पेट्रियार्की और जेंडर में तो जाना नहीं है, पर एवरीबडी नोज दैट इट इज़ एट प्ले ओवर हियर व्हेन वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स डाउन, या हम हमारे ओपिनियंस डाइनिंग टेबल पे नहीं डालते हैं. वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है ऑफ एक्चुअली यू नो That's so true. Under representing ourselves. One of the things I actually regret मेरे हार्वर्ड के एप्लीकेशन के वक्त was, अब मैंने MBBS किया हुआ है, मुझे मैथ बहुत पसंद थी, मगर मैंने 10th के बाद मैथ नहीं दी थी, क्योंकि PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देके PMT जो अब नीट कहते हैं हम, वही क्लियर करना था मुझे. खैर उसके 12th करने के कुछ 10 साल बाद मैं जब हार्वर्ड के लिए अप्लाई कर रही थी, मुझे एक एग्ज़ाम देना था, GMAT जिसको कहते हैं. तो GMAT अमेरिका का एग्ज़ाम है MBA करने के लिए. समझिए जो हमारा CAT होता है वहाँ पे GMAT होता है. एक स्कोर मिलता है और फिर आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप MBA कर रहे हैं या कोई और मास्टर्स कर रहे हैं. तो मेरे जो भी इंजीनियर दोस्त थे वो सब कहते थे यार 750 आगे उसके, फलाना IIT टॉपर के इतने आए हैं, 750 इज़ अ वेरी ग्रेट स्कोर. एंड मुझे तो 750 का नंबर जो स्कोर था, वो यार ये तो मतलब IIT टॉपर्स के आ रहे हैं इतने, तो मैं 700 भी अगर दे आऊँ I'll be good. So when I was taking that exam to apply for Harvard, मैंने पढ़ाई की as always, and I went and मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई की थी, वो भी जॉब के साथ. मैं नीति आयोग में थी उस वक्त.
एंड मैंने एग्ज़ाम दिया एंड 750 आ गए एंड आई स्टेप्ड आउट एंड आई वाज जस्ट एंग्री बिकॉज आई वाज लाइक यार ये तो बहुत आसानी से आ गए एंड माय बार वाज सो लो for myself because I was like all the engineering boys are getting 750 so maybe that is my bar but if I had thought of 787 कोई फर्क नहीं पड़ता हार्वर्ड में फुल स्कॉलरशिप मिल गई मगर मुझे लगता है कि आज भी मैं 770 780 आ सकता था एंड आई थिंक द पॉइंट ओवर देयर इज ठीक है इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरे लाइफ में मगर हो सकता है ऐसी 10 चीजें और हुई हो मेरे लाइफ में कि मैंने अपना बार ही इतना नीचे रखा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पोटेंशियल क्या है पॉसिबिलिटी क्या है मैं गलत बेंचमार्क के साथ अपने आप को अटैच कर रही थी तो अपने आप को लिमिट कर दिया Exactly. पर कि भाई मैं तो छक्का मार सकती हूँ पर मैं 2 रन ले लूंगी सिर्फ exactly वैसे that's such किया a good है आपने। analogy जी हाँ So, but it's so true what you're saying, really. But I'm a bit surprised to see it in the younger generation also. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शायद ज़्यादा काम नहीं किया है हमारी एज की ख़वातीन ने ताकि लड़कियां आगे और बढ़ें और अपना बार हायर सेटअप करें तो इंशाल्लाह that will happen sometime I'm sure. The world is changing. The world is changing. I think everything that the younger generation is doing is because of आपकी generation ने इतना कुछ किया है so you walked so we could run so it's of course it's all building on things so there's a lot more to be done but we are only being able to do things because of I'm sure conversations ऐसी जो बातचीत होती है काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगी और हमारी सीरीज इसी के बारे में है I will quickly move on to what gives you hope, Ruha, today in today's age and hope. We have covered a lot of things in terms of के even we strongly believe कि औरतों का contribution इंडिया की GDP में होना चाहिए और मुस्लिम ख़वातीन का तो ज़्यादा क्योंकि हम लोग अभी भी हमारी percentage बहुत कम है हम जो काम कर रहे हैं. exactly. So there is a very good saying by Professor Amartya Sen also. He talks on the same lines. He says that we as women should not be witnessing, economy improving. We should be participating in that. And that's exactly what you've said. A brilliant thought which goes along with me also, aligns with a lot of thoughts. But like I said, what gives you hope today, Ruha? Yeah, and on the economy front, you're right. In fact, McKinsey की रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा और एक्सट्रैपोलेट करें जो हमने किया दैट बाय में इट शोज कि मुस्लिम वुमेन इन इंडिया कैन कंट्रीब्यूट अप टू $100 billion to India's economy. So that is the potential of Muslim women that we need to capture. What gives me hope is as we have been building that by over the past 6-7 years, हमारा गोल है कि हम मुस्लिम वुमेन को एक सेंट्रल रोल दें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में मगर हमारा जो काम चले आ रहा है पिछले 6-7 साल से what inspires me is the diversity of people who have come together to support this. One could have thought and maybe I also thought शुरू में 2019-20 में कि अगर मैं ये काम करना चाह रही हूँ मुस्लिम वुमेन के लिए तो शायद सारा सपोर्ट मुस्लिम वुमेन से ही आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम से आएगा. But that is not true. The support that we have gotten is very, very diverse. There are so many non-Muslim, senior Hindu men and women who are volunteering their time and their money and their effort in coaching young Muslim women, in helping them become confident and helping them get the right jobs. And I think this, being able to see this, that all different types of Indians coming together, recognizing the inherent potential of Muslim women and putting in the time, energy, effort and money in working on that cause is really a big, big source of optimism for me, especially in this day and age where that would not have been what one thought, but I think I'm very pleasantly surprised at how that has manifested. Yeah, मतलब उम्मीद काफ़ी है and also optimism which is there, which is not just hope as such या उम्मीद पर that optimism is really good to see and that's what we live on and that becomes our kind of fuel for the work in the future. जंग काफ़ी बड़ी है, जंग बोलें या जद्दोजहद बोलें आप या जो भी कोशिश है हमारी हार्ड वर्क, it's a long way for us to go.
But it's so heartening to see young women like you working on a cause and getting in that impact, and more importantly what you've put is the partnerships that you're getting. जो लोग join कर रहे हैं, मतलब there was a need, इस काम की ज़रूरत थी, तो ना कि सिर्फ आपके लेड बाय के फेलोज ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लेडीज जो हैं, मुस्लिम women, young girls, but they are people who are supporting the cause, which becomes so important. And you also spoke about the collaboration that we need to have in the Muslim community, especially Muslim organizations, women-led organizations. I think that will go a long way. But it's been brilliant talking to you, Ruha, and I'm glad we could make this. We did try to get you today, and fortunately you are here. And very happy to talk to you. Would love to engage deeper with you, but time does not permit us. तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म तो नहीं हुआ, पर बात शुरू हुई है यहाँ पे रूहा के ज़रिए से, काम जो काफ़ी बचा हुआ है, एक ऐसी लड़की की कहानी, एक बेटी की कहानी जिसके माँ ने सपने देखे और इसने पूरे किए हैं. बट ब्यूटीफुल स्टोरी. यहाँ पर हमको झलक नज़र आई एक इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की, मतलब बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा ख्वाब जो कि हर एक लड़की को, हर एक खातून को यहाँ पर देखना चाहिए. और हमारी कहानी घरों में बंद नहीं होती है, हमारी कहानियाँ बाहर जानी चाहिए, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जहन, हमारी सोच बाहर जानी चाहिए. Till then, stay tuned for Women We Are, where we get you beautiful stories like these.